NGO is the word which is the abbreviation of नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. नॉन गवर्नमेंटल ही शो कर रहा है कि दीज आर नॉट linked with the government, these are not working under the shadow of the government, or you can say they are not working according to the rules and regulations, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है उसके मुताबिक काम करती है, राइट? तो एनजीओ की तरफ जाने से पहले हम एक अगर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें या उसके एक एवोल्यूशन के टर्म्स में देखें तो हम इसको ये देखेंगे कि ये जो एनजीओ को हम कहते हैं ना कि एनजीओ का वर्क है कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड काम कर रही है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम कर रही है, या आप ये कह सकते हो कि इवन सम एनजीओज आर कंसर्न विद द ह्यूमन एनिमल राइट्स. ठीक है, एनिमल राइट्स के लिए भी कुछ एनजीओज बनी हुई होती हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी. तो ये एनजीओज का इनका कोई पर्पज है, ठीक है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ज्यादातर अगर हम बात करते हैं कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, ह्यूमन एम्पावरमेंट के ऊपर है, लोगों की जो द प्रॉब्लम्स विच दे आर फेसिंग, ठीक है, दे ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फोकस है एनजीओज का, कि ये जो मकसद है कि हमने लोगों की भलाई के लिए काम करना है, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना है, ये भलाई का कॉन्सेप्ट, लोगों की मदद का कॉन्सेप्ट, लोगों के मसाइल को हल करने का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत पुराना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लाइक ये फिलंथ्रॉफी के थ्रू, चैरिटी के थ्रू, वॉलंटरी वर्क के थ्रू, रिलीजन की बेसिस पे ये काम चलता आ रहा है काफी सदियों से. कल्चर की बेसिस पे ये लोगों की मदद करना, उनके मसाइल को सॉल्व करना, ये जो कॉन्सेप्ट है काफी अरसे से चलता आ रहा है. लेकिन अगर जब हम ये बात करते हैं कि जब इसकी एवोल्यूशन की बात करते हैं कि जब ये मेन कब आया, ठीक है, या इसकी इमर्जेंस अगर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की जाती है तो वो किससे है कि इट गोज बैक टू 19th सेंचुरी. ठीक है, 19th सेंचुरी या 19th सेंचुरी से भी पहले की अगर हम उसको ओरिजिन की बात करते हैं तो ये तब से उसकी ओरिजिन है, तब से इसकी फंक्शनिंग है, वर्किंग है, राइट? अगर इसकी हम बात करते हैं कि इसके एवोल्यूशन की मेन रीजन क्या थी, मेन वजह क्या थी, तो दैट इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि आया था 1700 टू 1900 के टाइम पीरियड में. ग्रेट ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों में ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के असरात थे ये फैलते गए थे. ठीक है, अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के असरात क्या थे कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने चेंज लेके आए थे इन इंडस्ट्री, इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इन द टेक्नोलॉजी, राइट? तो चेंज अगर हम ये कहते हैं कि ये तो टेक्नोलॉजी में चेंज आया, एग्रीकल्चर में चेंज आया, या आप ये कह सकते हो कि इंडस्ट्री में चेंज आया, लेकिन ये जो चेंज आया था, ये जो मशीनरीज में, या जो आप ये साइंटिफिक चेंज की बात करते हैं, इट अफेक्टेड द पीपल अलॉट. ठीक है, उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा असरअंदाज किया था, उनकी सोशल लाइफ, उनकी कल्चरल लाइफ, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को चेंज किया था. तो ये जो असरात थे उसके बहुत ज़्यादा थे. इसने सोसाइटीज़ को जो कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सर्कल में आए थे उसको बहुत ज़्यादा असरअंदाज किया था. तो ये क्या हुआ था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्टर्ब हुआ था, द पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. और जब वो रूरल टू अर्बन एरियाज में माइग्रेट करके आए तो वो उनके जो अर्बन एरियाज थे वहाँ पे प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू हो गए, लाइक द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू स्टार्ट हो गए. वहाँ पे चाइल्ड लेबर तो पैसे मौजूद थी, लेकिन चाइल्ड लेबर इंक्रीज कर गई. लेबर की जो वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो गई, लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम करते थे. वहाँ पे सैनिटेशन के सिस्टम्स बहुत ज़्यादा जो थे वो प्रॉपर नहीं थे, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो गए. तो ये शो कर रहा है कि इंसानी ज़िंदगी पे बहुत सारे असरात हुए. If we are weighing it at one aspect, at one point, या at one side, it has benefited a lot कि इंडस्ट्रीज बनी. एक इंसान जो इतने घंटे काम करता था उसकी जगह पे एक मशीन कुछ मिनट्स में काम कंप्लीट कर लेती थी. ठीक है, उसने इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाया, लेकिन उसके साथ साथ उसने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा असरअंदाज भी किया, उसकी सोशल लाइफ को, उसकी कल्चरल लाइफ को. तो इस असरात को रोकने के लिए या इस असरात को कंट्रोल करने के लिए या लोगों की ज़िंदगी में जो डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स इमर्ज हो गए थे उनको सॉल्व करने के लिए फिर एनजीओज बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई. ठीक है, और एनजीओज की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा हुई. ठीक है, रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनजीओज कब हुआ था, एंड ऑफ 20th सेंचुरी.
किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और जब ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया था, उस वजह से क्या हुआ कि एनजीओ की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एनजीओ जो थी वो इमर्ज हुई। एनजीओ इमर्ज्ड फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्जर स्केल। पहले अगर एनजीओ सिर्फ लोकल लेवल पे काम कर रही थी, कुछ कंट्रीज की अपनी नेशनल लेवल पे काम कर रही थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ बढ़ती गई, उसका जो लेवल था वो बढ़ता गया, उसका जो एरिया ऑफ कंसर्न था वो भी इंक्रीज करता गया। अगर वो सिर्फ फॉर एग्जांपल अमेरिका में फंक्शन करती थी, ऑस्ट्रेलिया में वो एनजीओ काम करती थी, या अगर वो सिर्फ पर्टिकुलर डेवलप्ड एरियाज में अपने ही सिटी कंट्रीज में ऑपरेट करती थी, तो जो उनका लेवल ऑफ ऑपरेशन था वो बढ़ता गया। ठीक है, वो लार्ज स्केल लेवल पे एनजीओ क्या हुई, वो फिर इमर्ज हो गई। फिर इसके अंदर ये काम करते हैं कि ये कहते हैं कि जो टर्म है एनजीओ की, टर्म एनजीओ कब हुई थी? ये यूज हुई थी 1945 में। ओके, तो जो टर्म एनजीओ की है, इट केम इनटू बीइंग इन लाइक यूज इन 1945। ऑफिशियली जो उसका यूज करना किया गया था, ये जो एनजीओ की जो लफ्ज इस्तेमाल किया था वो 1945 में यूज किया था, जब यूनाइटेड नेशन क्रिएट की गई थी। और उस यूनाइटेड नेशन के क्रिएशन में एनजीओ का लफ्ज इसलिए क्रिएट किया गया था, डिफाइन कर दिया गया था, ताकि एक फर्क रखा जाए उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि गवर्नमेंट के थ्रू काम कर रही हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में जो कि गवर्नमेंट के साथ लिंक नहीं है, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली अलग से काम कर रही हैं, अलग से फंक्शन कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो इसका जो एनजीओ का जो नेम है वो ऑफिशियली कब कहाँ यूज हुआ था? 1945 में आर्टिकल 71 ऑफ यूएन चार्टर, सॉरी इट्स कैपिटल एन, यूनाइटेड नेशन यूएन चार्टर, जिसमें उन्होंने एनजीओ को अब उस जो आर्टिकल 71 है उसमें इनको शामिल किया था, उस चार्टर में उसका नाम फॉर्मली इंक्लूड किया था। तो वो किसके लिए इंक्लूड किया था? वो क्या रिकॉग्नाइज कराने के लिए, क्या बताने के लिए यूज किया गया था कि एनजीओज अब इन्वॉल्व होंगी यूएन के डिफरेंट प्रोसेसेस में, डिफरेंट एक्टिविटीज में। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन के तो बहुत सारे कंट्रीज मेंबर्स तो थे ही, ठीक है, लेकिन क्या था कि एनजीओज भी तो मौजूद थी उस टाइम, एनजीओज भी फंक्शन कर रही थी। तो उन्होंने कोशिश की कि एनजीओज की भी इंक्लूजन की जाए इन द एक्टिविटीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और इसलिए उनके लिए काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, उनके लिए चार्टर बनाया गया, और वो चार्टर भी एनजीओ की कंट्रीब्यूशन के थ्रू बनाया गया। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि इसको फर्स्ट इसकी डेफिनेशन कब बता दी गई थी एनजीओ की? 27 फरवरी 1950 में इसकी डेफिनेशन दी गई थी इन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, जिसमें रेजोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर क्या कहा गया था? एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट फाउंडेड बाय एन इंटरनेशनल ट्रीटी, कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान में, डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान में, वो ट्रीटी की बेस पे ना बनी हुई हो, ठीक है, बल्कि वो इंडिपेंडेंटली खुद से फंक्शन कर रही हो, वो नॉन प्रॉफिट हो, किसी खास फायदे के लिए, मतलब अपने ऑफिशियल बेनिफिट के लिए ना बनाई गई, बल्कि वो लोगों की बेनिफिट, लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि एनजीओज बिकम एक्टिव एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। तो जब उनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया, उनकी ऑफिशियल जब पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुई यूनाइटेड नेशन में, तब उसने जो उसका जो रोल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। ठीक है, और एनजीओज बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। और इसीलिए जब हम बात करते हैं कि जब हम एनजीओज का जिक्र करते हैं, तो एनजीओज आर नॉट ओनली कंसर्न विद एनी पर्टिकुलर, यू कैन से कि एक फील्ड की तरफ काम कर रही है, एक ही सेक्टर के ऊपर काम कर रही है, बल्कि एनजीओज की जो रेंज है, उसकी जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है। कुछ एनजीओज अगर वुमेन राइट्स के ऊपर बात कर रही हैं, तो कुछ एनजीओज ट्रांसजेंडर के ऊपर भी काम कर रही हैं, कुछ अगर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड काम कर रही हैं, तो कुछ एनिमल राइट्स से भी रिलेटेड काम कर रही हैं, कुछ जो हैं वो प्रिजनर्स के ऊपर काम कर रही हैं, जो चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम कर रही हैं, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड काम कर रही हैं। तो इनकी जो रेंज है, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी जो फोकसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया।